अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले आज आपको एक ऐसे वजीर की कहानी बताऊंगा जो रातों रात लाखपति से अरबपति बन गया। वो कौन सा वजीर है जो कि 1,34,000 तनख्वाह लेता था, लेकिन 3 साल हुकूमत मिलने के बाद उसने लाहौर में प्लाजा बना लिया। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में बड़े बड़े फार्म हाउसेज और महलात खड़े कर लिए। ऐसा क्या उसके पास इस तरह का फार्मूला था कि वो 3 साल की हुकूमत मिलने में अरबपति हो गया? इस पे तफसीलन आज आपको एक बताऊंगा वजीर के हवाले से। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, इमरान खान ने एक बार फिर आर्मी चीफ को खत लिखा है। पहले खत का कोई जवाब नहीं मिला उनको, तो उन्होंने दूसरा खत लिख दिया। क्या अब कोई मुतवक्के है इनको जवाब, और पहले खत और दूसरे खत में क्या फर्क है? तफसीलन आज आपके साथ इस पे भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे IMF के वफद का पाकिस्तान में। ये आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छपी है शहबाज राना की, जिसमें यह दावा किया गया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान से और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस से भी मुलाकात के लिए IMF का वफद ये मिलेगा। ये PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि बिलाखिर इमरान खान का दबाव काम कर गया है। अमेरिका बराह रास्त नहीं बल्कि IMF के जरिए अब अदलिया को वो सीधा करेगा। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई इस तरह का कोई जो है वो होने जा रहा है या इसके पीछे कहानी कुछ और है? तफसीलन आज आपके साथ कुछ हकायक शेयर करूंगा। और चौथे नंबर पे बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के हवाले से। वहां पे नई दिल्ली में जो रियासती इंतखाबात हुए हैं उसमें पहली मरतबा 12 साल के बाद आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी, उसको शिकस्त हुई है। बीजेपी यहाँ पे भी विनर के तौर के ऊपर सामने आई है। वजूहात क्या है? आम आदमी पार्टी जो कि एक बड़ी मकबूल जमात थी इंडिया में, खासतौर पे जो दिल्ली के हवाले से, वहां से क्यों उसको इस तरह बुरी शिकस्त हुई है? तफसीलन इस हवाले से भी कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस वजीर के हवाले से जिसका दरअसल मैं एक जो ऐसे वजीर के हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जो कि मुकम्मल जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स और वो हैं वो तो आने वाले दिनों में चंद में जब ये मुकम्मल होगी उसके तमाम जितने भी मामलात हैं उसके हवाले से वो तो फिर मैं दी न्यूज़ और जंग के हवाले से वो खबर करूंगा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग जो मुझे इसमें से एक एंगल या एक नई फाइंडिंग्स मिली हैं, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ पहले शेयर कर दूं। दरअसल है इस तरह के ये PTI के बड़े एक अहम वजीर थे। उस वजीर के हवाले से कुछ जो नई इंफॉर्मेशन और जो नई मालूमात मिली हैं, ये वजीर साहब कोई 2009-10 में जब मुलाजमत करते थे तो इनकी जो तनख्वाह थी वो 1,34,000 रुपये तनख्वाह थी। उसमें से 1,34,000 तनख्वाह थी, उसमें से जो बेसिक जो पे थी वो 60,000 थी। उसके साथ साथ हाउस रेंट इनको 42,000 मिलता था। बाकी कंपनी अलाउंसेस जो है वो 18,000 थे। कन्वेंस अलाउंस जो है वो 1,200 रुपये मिलता था इनको। यूटिलिटी अलाउंस 1,200। उसके साथ साथ डेयरनेस अलाउंस जो है वो 12,000 रुपये मिलता था। तो ये कुल मिला के ये जो वजीर साहब थे इनकी जो माहाना तनख्वाह थी 1,34,000 रुपये इनको मिलती थी। फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आती है और इमरान खान की हुकूमत में ये एक अहम जो है इनको ओहदा दिया जाता है। और इमरान खान की जब ये हुकूमत जाती है उस टाइम उनके जो एसेट्स के हवाले से कुछ मैंने पहले भी इन्वेस्टिगेट किया था। उन साहब ने लाहौर में एक प्लाजा खरीदा, इस्लामाबाद में जो फार्म हाउसेस खरीदे, उसके साथ साथ जो बड़े महंगे जो यहाँ पे इस्लामाबाद में इलाके हैं वहाँ पे अपार्टमेंट्स और घर खरीदे। उसके साथ साथ बाकी जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये कुल मिला के कोई बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज ये बन गई हैं। ये जो वजीर साहब हैं इसके हवाले से बाकी तफसीलात कुछ मैं वो कर रहा हूँ, मैं नाम खुद जानबूझ के इसलिए भी नहीं दे रहा। एक तो ये कि उसकी क्योंकि तफसीलात मुकम्मल वो मैंने आगे जाके इसके लिए पूरी जो एक इन्वेस्टिगेशन मैंने की है, बस अब कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं वो बाकी रहते हैं, तो वो तभी शेयर करूंगा जो उन्होंने मजीद जो गुल खिलाए हैं उस हवाले से। लेकिन ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हकायक थे जो कि मैं समझता हूं कि खासतौर के ऊपर जो PTI का बयानिया था कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो करप्शन है वो एहतसाब जो सबके लिए, और करप्शन के हवाले से जो अपने मुखालफिन को चोर और डाकू का खिताब देते थे। लेकिन ये इनके अपना जो बैकग्राउंड और ये देखा जाए तो ये इनकी जो तनख्वाह थी और उनके फिर जो एसेट्स हैं, ये क्लियर कट एक बियॉन्ड मीन्स का एक वो केस था। लेकिन
बहरहाल ये कुछ जो असासे और जो एसेट्स के हवाले से कुछ मैं वो कर रहा हूँ, तो आगे इसकी मजीद तफसीलात भी आपके साथ वो शेयर करूंगा। बस 2-3 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैं समझता हूँ कि एक केस है ऐसा जिसका जो मैं समझता हूँ कि जो तहकीकाती इदारे हैं उनको भी इस हवाले से देखना चाहिए कि क्या ऐसी इनके पास गिदड़ सिंगी थी कि चंद 3 साल में कोई लाखपति से अरबपति कैसे बन सकता है। वो उन वजीर साहब से एटलीस्ट उनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं कर सकते, तो कम अज कम ये होना चाहिए कि उनसे पूछ ही लें फार्मूला, कि उस फार्मूले के तहत कोई पाकिस्तान की जो है वो तरक्की के लिए कुछ वो काम किया जा सके। बहरहाल ये इमरान खान के एक बड़े अहम वजीर थे। उनके आगे जो मजीद तफसीलात और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं है बल्कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं चंद एक दिनों में वो शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान ने जो खत लिखा है आर्मी चीफ को। आपके इल्म में है कि चंद दिन पहले भी इमरान खान ने एक खत लिखा था जो आर्मी चीफ को। ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि ये जो आर्मी चीफ को खत लिखा है इमरान खान ने मिन्नत तरला शुरू कर लिया है। हालांकि जो खत मैंने पढ़ा था उससे जो फर्स्ट इंप्रेशन जो पढ़ने के बाद मिलता है वो यही था कि तमाम तर जो पाकिस्तान में गलत काम हो रहे हैं, जो पाकिस्तान की इस टाइम जो जितने भी बुराइयां हैं उस सब की जो जिम्मेदारी है इमरान खान ने वो फौज और जो आर्मी चीफ थे उनके ऊपर डाली थी। चाहे वो इलेक्शंस की चोरी हो, चाहे वो मईशत के हवाले से जो बुरा जो एक पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था उसके जो रीजंस भी वो इमरान खान ने इसको किया। अदलिया की आज़ादी तलब करने का जिम्मेदार, उसके साथ साथ जो बाकी उनके वर्कर्स 20,000 के करीब वर्कर्स गिरफ्तार करना हो, या फिर उसके साथ पीका एक्ट के जरिए जो मीडिया को खामोश करना हो, ये तमाम तर जो इल्जामात थे इमरान खान ने डायरेक्टली आर्मी चीफ को खत लिख के वो उसका जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद हमने देखा कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी तरफ से जो सिक्योरिटी जराए से ये जो एक उनका जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये कहा गया कि एक तो वो खत लेने के किसी उसमें ही नहीं है, ना उनको कोई शौक है और ना ही कोई इसका कोई जवाब दिया जाएगा। ये पहला खत उनका इसी तरह जो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज साबित हुई। फिर अब दोबारा इमरान खान ने एक ओपन लेटर लिखा है और उसमें अगर ये ओपन लेटर को पढ़ें तो तकरीबन वही पॉइंट्स और तकरीबन वही जो है वो बातें पहले उन्होंने पॉइंट वाइज की थी, अब उन्होंने इकट्ठा ही इसको वो करके वही तमाम तर इल्जामात और वही गो के इसमें थोड़ी सी टोन जो खत की है वो कुछ बेहतर है पहले की निस्बत। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस खत को देखा जाए तो फिर भी जो इसकी जिम्मेदारी है इमरान खान ने एक बार फिर से फौज और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाली है। तो मैंने आपको याद होगा कि जो पहला खत के ऊपर बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ये दरअसल इमरान खान कोई अगर ये इसका कोई मकसद समझता है कि इमरान खान जो एक फौज और जो पीटीआई है उसके दरमियान जो एक फासला है उसको कम करने की बजाय ये खत जो है वो इमरान खान बढ़ाने के लिए वो किया है और ये उनका जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम है या जो बयानिया है उसकी एक कंटिन्यूएशन के तौर के ऊपर था। अब भी ये जो खत है मैं समझता हूँ कि उसकी जो बुनियादी वजह है वो यही नहीं है कि वो फौज के साथ दोबारा अपने मामलात बेहतर करने के लिए, बल्कि उसका मकसद यही है कि इमरान खान बार बार ये दोहरा रहे हैं कि तमाम तर जो पाकिस्तान में बुराइयां हैं उसकी जड़ जो है वो फौज है और फौज को अपने जो है इसमें कोई शक नहीं है कि फौज को हो या अदलिया हो या कोई भी इदारे हों उन तमाम को अपने अपने जो दायरा कार है उसमें वो करना चाहिए। लेकिन तमाम बुराइयों की जड़ एक इदारे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना मैं नहीं समझता कि ये कोई बिल्कुल दुरुस्त अमल है, क्योंकि इसमें सियासतदान भी इक्वली इन्वॉल्व हैं, अदलिया भी इक्वली इन्वॉल्व है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है वो जो है वो भी इक्वली इन्वॉल्व है। जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और जो पाकिस्तान 70-75 सालों के बावजूद तरक्की ना करने की जो वजूहात में से तमाम इदारे मैं समझता हूँ इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा किरदार है वो इसी इमरान खान का है, क्योंकि जब ये इन्होंने इक़्तिदार में आना था तो तब इन्होंने फौज को अपने लिए ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि फौज के कंधों पे बैठ के ये इक़्तिदार में आए। फौज ने जैसे ही अपनी सपोर्ट खत्म की तो इमरान खान ने फिर उनको ही आड़े हाथों ले लिया कि मुझे बचाया क्यों नहीं, मेरी हुकूमत गिरने से क्यों नहीं बचाया। तो दरअसल इमरान खान सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं चाहते, ना ही कोई वो जो इसकी जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको दोबारा से इक़्तिदार में लाया जाए, उनको जेल से निकाला जाए और उसके बाद वो फौज भी ठीक हो जाएगी, वो इस्टेब्लिशमेंट
और एजेंसीज भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एजेंसीज को तो खुद इमरान खान अपनी हुकूमत में वो अपने मुखालफिन को काबू करने के लिए और इवन अपनी जमात के लोगों को जो कि वोट नहीं करना चाहते थे उनको एजेंसीज के जरिए उठवा के यहाँ पे जबरदस्ती वोट डलवाते थे, पार्लियामेंट में कोई भी कानून साजी होती थी। तो ये इमरान खान की तरफ से जो बयानिया है ये बिल्कुल मैं नहीं समझता कि उनके ये बिल्कुल एक दुरुस्त है, बल्कि ये एक उनके कॉल और फेल का तजाद है। जब इक़्तिदार लेना था तो उन्होंने एजेंसीज को इस्तेमाल किया, फौज को इस्तेमाल किया, अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए और तूल देने के लिए भी उन्होंने फौज और एजेंसीज का जो है वो इस्तेमाल किया। जब इक़्तिदार से हटे हैं तो उन्होंने फिर जो है वो उनको टारगेट नंबर 1 बना लिया। तो बहरहाल ये जो खत लिखा गया है इमरान खान की तरफ से, मैं नहीं समझता कि इसका फिर कोई जवाब आ सकता है, और ना ही कोई इस हवाले से फिलहाल मुझे कोई पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है। खासतौर पे इमरान खान हो या PTI हो, उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर होने के हवाले से, क्योंकि जो PTI का सोशल मीडिया है उसी तरह बल्कि अब तो ज्यादा दोबारा से टारगेट करना शुरू हो गया है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये इसका कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अब जरा बात कर लेते हैं एक बड़ी अहम खबर। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं शहबाज राना, उन्होंने अक्सर वो जो इकोनॉमी के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सबसे बेहतरीन रिपोर्टिंग शहबाज राना की होती है, उन्होंने आज ये खबर दी कि जो IMF का जायजा मिशन आया हुआ है पाकिस्तान में, एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट वो ये हुई है कि वो IMF का मिशन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं उससे मिलेगा, और उसके साथ साथ जो आला अदलिया है उसके चीफ जस्टिस से, इंक्लूडिंग जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, इनसे मुलाकात करेगा। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से जो मामलात हैं और जो करप्शन की जो वॉच डॉग के हवाले से नैब के सरबराह से भी मिलेगा। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक के तहत FMU, उसके सरबराह से मिलेगा, और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और उसको जो है वो कंट्रोल करने और कर्ब करने के लिए उनसे भी मिलेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट आज ये खबर रिपोर्ट हुई। तो उसके बाद हमने देखा है कि गो के IMF की तरफ से फिलहाल कोई इसकी डिनाइल किया गया है, लेकिन ये जो इस तरह की एक डेवलपमेंट हुई उसके बाद हमने देखा कि ये खबर छपने के बाद PTI की तरफ से एक भरपूर बयानिया बनाया गया और ये कहा गया कि इमरान खान का जो दबाव है वो काम आ गया है। गो के अमेरिका ने डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं की, लेकिन IMF के जरिए, क्योंकि सब जानते हैं कि IMF किसके कंट्रोल में है और सबसे ज्यादा जो IMF को डिक्टेट कराता है किसी भी मुल्क को कर्जा देना हो तो उसमें अमेरिका की येस और नो बड़ा मैटर करती है। तो अमेरिका इनडायरेक्टली IMF के जरिए पाकिस्तानी जो अदलिया है उसमें वो कर रहा है ताकि इमरान खान के जो केसेस हैं और इमरान खान को जो इस तरह जेल में रखा हुआ है उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालने के लिए ये किया गया है। तो PTI की तरफ से ये इसको बड़ा अपने लिए जो एक पॉजिटिव वो दे के वो किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस तरह का पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि कोई इस तरह का जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके जो इस तरह के मिशंस हों या उस तरह का जो डेलीगेशन हो वो अदलिया के साथ पाकिस्तान की मिला हो। मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह का पहली दफा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये जो भी मुल्क कोई कर्जे लेता है तो उसके हवाले से फिर वही बात है कि वो आप जब भीख मांगते हैं तो फिर उसके बाद फिर आपके हवाले लोगों की बात या डिक्टेशंस भी माननी पड़ती हैं। तो ये जो इम्प्रेशन एक PTI की तरफ से दिया जा रहा है कि ये इमरान खान ही के दबाव का जो है वो शाखसाना है, तो ऐसा नहीं है। ये एक रूटीन का मामला है और इस माजी का मैं इस हवाले से रिसर्च कर रहा था कि क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है। तो ये माजी में 2001 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ जो मार्शल लॉ था उस टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जस्टिस इरशाद हसन खान थे। जस्टिस इरशाद हसन खान से ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक था उसका एक वफद आके मिला और सिर्फ एक बार नहीं मिला बल्कि बार बार ये वफद जो है वो मिलता रहा। पाकिस्तान की जो अदलिया के बड़े बड़े नाम थे उन सब से मिलता रहा और उसकी जो रीजन थी वो ये थी कि ADB ने कोई 380 मिलियन के करीब ये फंड या जो ग्रांट थी वो दी थी पाकिस्तान की जो मातहत अदलिया है उसमें बेहतरी लाने के लिए, और ये जो मातहत अदलिया है उसके जो खासतौर के ऊपर जो लोअर जुडिशरी में रिफॉर्म्स के लिए उस जो प्रोजेक्ट का नाम था जो $380 मिलियन की जो ग्रांट थी उसका नाम था एक्सेस टू जस्टिस। और उसके हवाले से ये एक बाकायदा ये जो फंड क्रिएट किया गया था और उसके लिए एक बाकायदा एक इदारा कायम किया गया था और उस इदारे से बार बार आके मिलते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी बार बार आके ये मिलते थे और ब्रीफिंग लेते थे। तो ये IMF का अगर कोई वफद इस तरह आता है तो ये कोई
अनयूजुअल बात नहीं है। इवन जो है ये मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के जो वफद हैं, जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर के ऊपर जो फंड करते हैं, वो जरूर जाके मिलते हैं। और बुनियादी जो वजह है इसकी मैं समझता हूँ जो IMF के हवाले से जो मीटिंग की इमरान खान का, तो कतई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस तरह पॉलिटिकल नेचर के जो केसेस हों वो उसको डिस्कस करते हों। इनका बुनियादी मकसद ये है क्योंकि ये इतने बड़ी जो फंडिंग या इतना बड़ा कर्जा दे रहे हैं, तो उसके लिए उसको इंश्योर कराना होता है कि जो अदलिया है यहाँ पे, अगर कोई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आती है और लोगों के कोई इस तरह के लिटिगेशन हो जाए, खासतौर के ऊपर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 10-10 साल जो है वो इसी तरह की लिटिगेशन में फंसे रहें। तो फिर ये इंश्योर कराते हैं, अदलिया से भी मिलते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं, उनकी इनपुट भी लेते हैं। तो ये एक रूटीन का मामला है जो कि मैं समझता हूं कि ये इनके साथ मिलेंगे, जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस याया अफरीदी से हो या किसी भी जो बाकी जज से मिलते हैं, तो ये इसका जो ताल्लुक है IMF के मिशन का मिलने से उससे ज्यादा है, बल्कि ये पॉलिटिकल नेचर के जो इस तरह के मुकदमात होते हैं वो कभी डिस्कस ही नहीं होते, इस तरह के जो भी मुलाकातें हों या जो ब्रीफिंग्स होती हैं। इसके साथ साथ जो खासतौर के ऊपर पाकिस्तान का अगर देखा जाए, जो अदलिया का इस टाइम जो रैंक है वो 130, 132, 139 या इसी तरह का जो है वो 130 की ही उसमें रहता है। तो ये एक, अगर इसको देखा जाए, रिलेटिवली बहुत बुरी रैंकिंग है पाकिस्तान की ओवरऑल जो इंटरनेशनल उसके हवाले से हो। तो पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर है और उसके साथ साथ जो ये जुडिशरी के हवाले से भी ये IMF बतौर एक डोनर के तौर के ऊपर जो पाकिस्तान को इतना बड़ा कर्जा देता है, तो उसके स्टेक्स हैं, तो इसलिए वो ये इस हवाले से भी इंश्योर कराएंगे। तो ये एक मीटिंग जिसको एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेके ये इस तरह का वो किया जा रहा है, इंप्रेशन दिया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि इसकी रीजन वही है जो कि ये बयानिया बनाया जा रहा है। बहरहाल इस पे जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के हवाले से। वहां पे जो दिल्ली है उसके इलेक्शंस हुए हैं और दिल्ली के ओवरऑल जो टोटल जो सीटें हैं वो 70 हैं, जो वहां पे दिल्ली की जो उसके हवाले से रियासत उसको कह लें या उनका जो फेडरल कैपिटल है उसकी 70 है। तो इनिशली जो पिछले 12 साल से वहां पे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की हुकूमत थी। पहली दफा ऐसा हुआ है कि बीजेपी की हुकूमत आई है, गो के अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी वो 12 साल बाद हुकूमत से बाहर हुई है, लेकिन जो बीजेपी है वो दिल्ली में 25 साल के बाद उसको यहाँ पे गवर्नमेंट मिली है, हुकूमत मिली है। और ये इसको बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो विक्ट्री बीजेपी की तरफ से और अनएक्सपेक्टेड जो लॉस है आप जो है आम आदमी पार्टी उसका कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन ये खासतौर के ऊपर जो पिछले एक आध साल से जो केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह की जो करप्शन के इल्जामात लगे, जिस तरह वो खुद को रिप्रेजेंट करते थे कि वो बिल्कुल एक आम आदमी और आम जो दिल्ली के आम लोग हैं उसी तरह का है, वो उनका मिलना बैठना उठना और ओवरऑल जो एक आम जो सियासी एक लीडर होता है उसकी तरह का नहीं था, बल्कि वो एक आम आदमी के तौर के ऊपर खुद को पोर्ट्रे करते थे। लेकिन हमने देखा है कि पिछले चंद महीने या एक साल से उसके ऊपर ये करप्शन के एलिगेशंस और उसकी वजह से काफी जो आम आदमी पार्टी है उसकी जो रेप्यूट है वो डैमेज हुई है। खासतौर के ऊपर जो एक शीश महल उनका एक करप्शन का ये एक जो स्कैंडल सामने आया उसके बाद तो और ज्यादा, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार भी होना पड़ा। गो के जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए भी हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने गो के इसको बड़ा उसको स्ट्रांगली ना सिर्फ ये रिजेक्ट किया जो करप्शन के एलिगेशंस हैं, बल्कि उसको उन्होंने बड़ा विगरसली उसको परसू भी किया। लेकिन जो एक गलती जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इनसे हुई है वो ये है कि ये ओपन कर देते क्योंकि ये खुद को आम आदमी के तौर के ऊपर जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको ये तमाम तर जो मामलात थे वो एक आम लोगों के लिए बिल्कुल ओपनली ये बता देते सारी चीजें। तो उससे ये चीजें काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से वो होती और अवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो उस पर वो होता। बहरहाल जो इंडियन मीडिया है इसकी मुख्तलिफ वजूहात बता रहा है, जो बीजेपी की जो विक्ट्री है और उसके साथ साथ जो आम आदमी की जो शिकस्त है उसके ऊपर जो इंडियन मीडिया कोई 5 से 10 जो इसकी रीजंस हैं वो जो पूरी बता रहा है। इसमें जो खासतौर के ऊपर जो पहली रीजन जिसका इसकी शिकस्त की वजह बनी है जो अरविंद केजरीवाल की, वो है कि इन्होंने जो वादे किए थे इलेक्शंस में वो वादे पूरे नहीं किए। खासतौर के ऊपर खवातीन के लिए इन्होंने फ्रीबीज देनी थी और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था या बाकी जितने भी वादे किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो जो दिल्ली के लोग थे
वो इन वादों का जो है वो उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की है या पूरे नहीं किए, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अब जो एक वो चॉइस है वो अपनी बदली है और बीजेपी को दोबारा से वो किया है। और जो दूसरा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अब जो मेन मैं समझता हूँ कि जो ताकतवर वो है वो मिडिल क्लास है इंडिया की। और उसमें भी इंडिया में से भी जो दिल्ली की जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और उसकी जो वॉइस है बड़ी स्ट्रांग है। इस दफ़ा जो पहले मिडिल क्लास होती थी वो पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी को ही सिलेक्ट करती थी बतौर अपना जो नुमाइंदे के तौर के ऊपर, लेकिन पहली दफ़ा जो मिडिल क्लास है उसने ये वादे पूरे ना करने और जो आगे जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ना करने की वजह से दिल्ली में तो ये इस दफ़ा उन्होंने बीजेपी को चुना है और बीजेपी को इसलिए वोट दिया है पहली दफ़ा। और एक और जो रीज़न जो ये बताई जाती है, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो है उनका जो म्यूनिसिपल कमेटी डेवलपमेंट जो है वो उसके हवाले से, डिपार्टमेंट के हवाले से कि 2022 में आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे जो म्यूनिसिपल कमेटी के जो इंतखाबात हैं जीते हैं, तो वो जो सारी ग्रॉस रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो, बाकी जितने भी मामलात होते हैं ये जो एमसीडी है वो डील करता है। तो आम आदमी पार्टी को ये एमसीडी की जो है वो लोकल लेवल के ऊपर वो मिलने के बावजूद वहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हुए। लोगों के पानी के जो मसाइल हैं वो उसी तरह हैं, जो गंदगी है वो उसका जो है वो प्रॉपरली वो नहीं किया गया, रोड्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तामीर नहीं किया गया। तो ये वो तमाम तर जो एमडीसी में हुकूमत मिलने के बाद काम ना कराना है, तो ये भी एक रीज़न है जो इसकी अरविंद केजरीवाल की जो हुकूमत जो ये मीडिया इंडिया का वो कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। और उसके साथ साथ जो एक और वही उनके जो करप्शन के हवाले से जो इल्ज़ामात थे वो भी क्लियर कट इन्होंने कोई उसके जवाबात नहीं दिए। ये चंद हकायक हैं जो कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी शिकस्त का जो बाइस बने हैं और बीजेपी को पहली दफ़ा जो दिल्ली की लोग हैं या दिल्ली की अवाम है उसने पहली दफ़ा 25 साल के बाद चांस दिया है कि वो डिलीवर करें, ख़ासतौर के ऊपर जो बेसिक वहाँ पे जो इश्यूज हैं म्यूनिसिपल लेवल के ऊपर, जो सड़कों की तामीर है, जो कूड़ा क्रिकेट जो है वो उठाने के हवाले से, जो गंदगी है उसकी सफाई के हवाले से हो, लोगों को पानी जो है वो मुहैया करना हो, ये तमाम तर वो जो मामला जो कि सिविक जो उससे रिलेटेड हैं वो बीजेपी को अब ये चांस दिया गया है कि वो फुलफिल करें इस हवाले से। और आम आदमी पे लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो इस मरतबा वो नहीं जीत सके। तो इन बुनियादों के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल है उसको एक बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।